तो हर साल बाढ़ उत्तर बिहार की नियति बन गई है। नेपाल से जो नदियां हर साल उत्तर बिहार के कई जिलों में भयंकर तबाही मचाती हैं और कई दशकों से नेपाल की नदियों की तबाही बिहार को बदहाल कर डालती है। इस कारण हर साल आर्थिक के साथ जान माल का भारी नुकसान होता है। बावजूद इसके दशकों बाद भी इस समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं दिखता। हालांकि तटबंध भी बनाए गए, लेकिन समस्या जस की तस है। आखिर क्या है इसका कारण और कैसे होना है निदान, देखिए इस रिपोर्ट को। नेपाल से निकलने वाली कई नदियां उत्तर बिहार के कई जिलों को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, सिकराना, ऐसी कई नदियां हैं जिसकी वजह से उत्तर बिहार के कई जिले हर साल बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। और इस वक्त आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेतिया और मोतिहारी के बीच के गांव की है, जहां पे जल सैलाब ही नजर आ रहा होगा। और जाहिर सी बात है, नियति बन चुकी है ऐसे कई जिलों की और ऐसे कई गाँव की जो हर साल नेपाल से निकलने वाली नदियों की वजह से बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। बाढ़ का ये खौफनाक मंजर देखना उत्तर बिहार के कई जिलों के लोगों के लिए मानो आम बात हो गई है। हर साल जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है और तेज बारिश होती है, नेपाल से आने वाली नदियों में उफान आ जाता है और यही नदियां बिहार में प्रवेश कर तबाही मचा देती हैं। इन दिनों उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियों में कुछ ऐसा ही मंजर है। कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। आखिर इस तबाही को अब तक रोका क्यों नहीं जा सका है? हर बार ये दावा किया जाता है कि बाढ़ को रोकने के तमाम उपाय कर लिए गए हैं। बावजूद इसके कभी न तो बाढ़ को रोका जा सका, न इसकी तबाही को कम किया जा सका। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा तर्क देते हैं कि इसके लिए नेपाल से आने वाली नदियां जिम्मेदार हैं और जब तक हाई डैम नहीं बनाया जाएगा तब तक हालात नहीं बदलेंगे। 2004 से मैं लगातार बोल रहा हूं कि भाई नेपाल में हाई डैम जब तक नहीं बनता है तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और वहां पर भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू है। भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करना है। वहां अब आज तक डीपीआर नहीं बन पाया, तो फर्दर कोई प्रोग्रेस उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। दरअसल उत्तर बिहार में कई बड़ी नदियों के साथ साथ छोटी नदियां भी तबाही मचाती हैं। इन नदियों को अब तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से हर साल नेपाल से आने वाली ये नदियां बिहार में तबाही मचा देती हैं। इस वक्त बगहा, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर सहित कुछ और इलाके ऐसे हैं जहां बूढ़ी गंडक नदी तबाही मचा रही है। इस नदी को सिकरहना नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चलकर बूढ़ी गंडक कहलाती है। ऐसी कई और छोटी छोटी नदियां हैं जो हर साल तबाही लेकर आती हैं। क्या इन नदियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? जाने माने भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर आरबी सिंह इसके निदान के लिए नदियों की नेटवर्किंग के साथ साथ नेपाल में भी इसका उपाय बताते हैं। इन नदियों को अगर जोड़ते हैं आप तो एक दूसरे का पानी दूसरे में जा सकता है। दूसरी आवश्यकता ये है कि सिल्टेशन ज़्यादा होना ही बाढ़ का एक बड़ा का, तो छोटी नदियों में सिल्टेशन रिमूवल का काम हर साल वर्षा के बाद अगर किया जाएगा तो उसका चैनल साफ हो जाएगा और ये हो सकता है। बड़ी नदियों में कुछ परेशानी है, खर्च भी ज़्यादा, लेकिन छोटी नदियों में ये काम भी हो सकता है। जाहिर है बिहार की तबाही के पीछे नेपाल से आने वाली नदियां जिम्मेवार हैं। उत्तर बिहार को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए हाई डैम बनाने की मांग सालों से हो रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। नेपाल से आने वाली नदियों की एक बड़ी समस्या गाद भी है। गाद के कारण बाढ़ की समस्या बढ़ती ही जा रही है। जल संसाधन मंत्री संजय झा कहते हैं कि जब तक हाई डैम नहीं बन जाता तब तक बिहार सरकार अपने स्तर से बिहार की कुछ छोटी छोटी नदियों को जोड़ने की योजना बना रही है ताकि बाढ़ से कुछ राहत मिल सके। कुछ ऐसी ही राय प्रोफेसर आरबी सिंह भी रखते हैं। जरूर अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को बहुत होप हो नहीं रहा है कि नेपाल में चीजें, क्योंकि उस स्पीड में या ऐसे नहीं हो रही है जो हम लोगों ने सोचा था। तब हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि बिहार के अंदर जो छोटी छोटी नदी है उसको कैसे अगर इंटरलिंक करके इसके प्रभाव को अगर कम कर सकते हैं,
खत्म की बात तो नहीं कर सकता हूं। तो वो जरूर हम लोग एक दो जगह मॉडल के रूप में एक्सपेरिमेंट बेसिस पर कोशिश करेंगे कि भाई ये करके देखें, और उससे अगर उसका कुछ प्रभाव कम हो सके। बिहार में गंडक और कोसी नदी नेपाल से आने वाली दो बड़ी नदियां हैं, जिनकी वजह से बड़ी तबाही मचती है। इन दोनों नदियों पर भी हाई डैम बनाने की बात अक्सर होती है, लेकिन अभी तक योजना पर काम आगे नहीं बढ़ सका है। उत्तर बिहार की कई जिले बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। हर साल नियति बन चुकी है उत्तर बिहार के कई जिलों का बाढ़ में डूबना। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गंडक नदी की तस्वीर, जो वाल्मीकि नदी के पास से जैसे ही बिहार में प्रवेश करती है, गंडक नदी में बदल जाती है, और इसी नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और मानसून के समय जब नेपाल में जबरदस्त बारिश होती है तो उसका सीधा असर गंडक नदी में पड़ता है। बहुत सारा आपको रिवर है वो डेड हो गया, तो उसको अगर खुदाई करके अगर उसको जिंदा करते हैं और वहां पर अगर पानी डाइवर्ट होता है, एक प्लस अगर जो छोटा छोटा नदी है, ये तो बड़ा नदी में बताया नेपाल से आता है, जो इंटरनल रिवर है उसको अगर लिंक करके और वाटर मैनेजमेंट या पानी को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, जहां ज्यादा पानी जिस रिवर में है उसको दूसरे रिवर में जहां कम है उसको डाइवर्ट कर, इंटरलिंकिंग का यही मतलब हुआ कि फ्लड के टाइम में उसको डाइवर्ट कर दिए दूसरे रिवर में। तो वो एक दो जगह डिपार्टमेंट में हम लोग इसको ऑलरेडी इस पर बातचीत चल रही है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उसमें एडवाइस कर रहे हैं। गंडक नदी की वजह से बगहा, बेतिया, गोपालगंज, छपरा, वैशाली और हाजीपुर के इलाके प्रभावित होते हैं। इसे रोकने के लिए बिहार सरकार ने तटबंध भी बनाया है, लेकिन गंडक नदी अपने साथ हर साल बड़े पैमाने पर गाद लेकर आती है। इस कारण नदी की गहराई में गाद बैठ जाती है और पानी उथल जाता है। इसके बाद नदी की धार तटबंध पर दबाव बनाती है और कई बार तटबंध टूट जाते हैं। चंपारण के जाने माने पर्यावरणविद और चंपारण की नदियों पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर देवीलाल यादव इस समस्या की असली वजह बताते हैं। असल में गंडक नदी बहुत ऊपर से नीचे आती है। ये लगभग 3000 मीटर से ऊपर से नीचे आती है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें फ्लो बहुत होता है। और यह नदी एक तरह से कमजोर और मुलायम चट्टान से निकलती है, जिसकी वजह से इसमें गाद बहुत रहता है और अपने गाद को मैदान में फैलाती है। बाढ़ का यही कारण बनता है। गंडक नदी का पार्ट काफी चौड़ा है। नदी की धार को कंट्रोल करने के लिए तटबंध का निर्माण भी कराया गया है। बावजूद इसके तटबंध कई बार गंडक नदी से लाई गई तबाही को रोक नहीं पाते। आखिर तटबंध पर दबाव होता क्यों है? ये सबसे आवश्यक है कि भारत सरकार और नेपाल सरकार आपस में एक नदी बाढ़ समझौता करे और वहाँ ऐसा डैम बनाया जाए क्योंकि पानी को रोक लिया जाए। नेपाल में ही केवल तटबंध बना देने से बाढ़ का रुकाव नहीं होगा। तटबंध बना देना बाढ़ रोकने का पर्याप्त कारण नहीं है। नदी का पानी एक तरह से समझिए कि जब तटबंध नहीं रहता तो नदी मैदानी भाग में जाती है। वह कृषि के लिए भी उसकी बाढ़ बहुत उपयोगी है। हम तो तटबंध बनाकर टेम्परोरी व्यवस्था करते हैं। यह एक टेम्परोरी व्यवस्था है। केवल तटबंध बनाना इस समस्या का असल समाधान नहीं है। उत्तर बिहार में हर साल आने वाले जल प्रलय का एक ही उपाय है, नेपाल के साथ बातचीत कर हाई डैम बनाना। इसके अलावा नदियों की नेटवर्किंग भी इस समस्या से छुटकारा दिला सकती है, जिसके जरिए नदियों की धार को कमजोर कर दक्षिण बिहार तक पानी पहुंचाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो उत्तर बिहार में तबाही लाने वाली नदियों में बूढ़ी गंडक भी एक है। बिहार में इसे सिकरहना नदी के नाम से जाना जाता है और इसके उद्गम के बारे में कई मान्यताएं हैं। कुछ मान्यता है कि इस नदी का उद्गम बगहा के चौतरवा के चौर से हुआ। कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन नदियों के जानकार इसका उद्गम नेपाल से बताते हैं। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने उस जगह का जायजा लिया जहां दावा किया जाता है कि बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल यही है। उत्तर बिहार के कई जिले बूढ़ी गंडक नदी से भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। वही बूढ़ी गंडक जिसे लोग बिहार में सिकरहना नदी के नाम से भी जानते हैं। सिकरहना नदी के बारे में कहा जाता है कि इस नदी का उद्गम स्थल बगहा के चौतरवा के चौर से हुआ है।
जहां से लगातार पानी की छोटी सी धार निकलती रहती है और ये आगे चलकर नेपाल से आने वाली कई छोटी छोटी नदियों से मिलकर बूढ़ी गंडक नदी में बदल जाती है। कुछ स्थानीय लोग और चंपारण की नदियों पर शोध करने वाले देवीलाल बताते हैं कि चौतरवा चौर से ही सिकरहना नदी निकली है। जिस जगह को बिहार में नदी के उद्गम स्थल होने का दावा किया गया था, वहां तक न्यूज 18 की टीम बहुत मुश्किल से पहुंची। हम इस बात से हैरान थे कि क्या यह संभव है कि पानी की इतनी छोटी सी धार उत्तर बिहार के कई जिलों में बड़ी तबाही लाए। जब हम बगहा में पहुंचे थे, उस इलाके में जहां हमें बताया गया था कि सिकरहना नदी, जिसे बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे उत्तर बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति एक छोटे से खेत से हुई थी। ये जब जानकारी हमें मिली तो हम भी हैरान रह गए और हमारी टीम ने तय किया कि किसी भी तरीके से हम उस जगह पे जाएंगे। रास्ता नहीं था, हमें पैदल कई किलोमीटर आना पड़ा, लेकिन हम आखिरकार उस जगह पे पहुंच गए। सिकरहना नदी, जिसको लोग बूढ़ी गंडक नदी के नाम से भी जानते हैं, और उसकी उत्पत्ति एक छोटे से तालाब से हुई है। ये जानकर हम हैरान रह गए कि जो अभी उत्तर बिहार के कई जिलों को बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है, क्या एक तालाब से उसकी उत्पत्ति हो सकती है? जिस जगह के बारे में हमें बताया गया था, वहां लंबी लंबी घास से ढका चौर दिखाई पड़ रहा है। इस चौर से पानी की छोटी सी धार निकल रही है और पानी निकलने की वजह से छोटा सा तालाब भी बन गया है। इससे निकलकर पानी की छोटी धार आगे बढ़ती जा रही है। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि इसी जगह से तबाही मचाने वाली सिकरहना नदी निकलती है, लेकिन स्थानीय लोग और पर्यावरणविद इसके पीछे अपना तर्क दे रहे हैं। आगे तक बहुत दूर तक जाती है। इसमें जाकर सिकटी नदी मिलती है, हरा मिलती है, खूटी मिलती है, मसान मिल जाती है। बहुत बड़ा आगे जाकर बढ़ गया है। अच्छा, बावन को नदी छेद कर बही है ये सिकरहना। बावन नदी छेद कर बही है। अच्छा, मतलब इसी तालाब से सिकरहना नदी निकलती है। हाँ। और इसका जो पानी का धार है, निकलते निकलते आगे जाके वो नदी में बदल जाता है। बहुत बहुत बड़ा पार्ट हो गया है इसका। सालों भर पानी से निकलता रहता था, चूंकि आर्टिजन वेल सूखता नहीं है। और आगे जाकर इसमें कई नदियां, सिकटी, हराहा, मशान, पंडई, मनियारी, करताहा, बलोर, ओरिया, गाद, अनेक लाल बकिया इत्यादि अनेक नदियां इसमें मिलती गई और यह अब आगे जाकर बहुत बड़ी नदी का रूप ले लिया। यही नहीं, बूढ़ी गंडक नदी के उद्गम से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जो स्थानीय लोग अक्सर सुनाते हैं। मान्यता के मुताबिक इसका उद्गम अर्जुन के तीर से हुआ है। को भी पहले आश्चर्य होता था, लेकिन इसके पहले हम आए यहाँ, इसको देखे और यह देख करके चंपारण की नदियां नामक किताब लिखे, जिसमें इसकी जिक्र किए हैं। असल में जैसा कि दंत कथा है कि अर्जुन गाय जब चरवाहा थे, तो गाय चराते समय गाय को प्यास लगी तो सीख से मार दिया और नदी भूल फूट गया और इसमें से पानी निकला, इसलिए इसका नाम सिकरहना हो गया। स्थानीय लोग चाहे जो भी तर्क दें, लेकिन ये माना जाता है कि सिकरहना नदी नेपाल में सोमेश्वर पहाड़ी से निकली है और इसके बाद पानी का स्रोत चौतरवा तक पहुंचता है। यहीं से इस नदी की धार आगे बढ़ती जाती है, आगे जाकर नेपाल से आने वाली कई नदियों के साथ मिल जाती है और आगे चलकर तबाही मचाने वाली बूढ़ी गंडक नदी में बदल जाती है। हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां सिकरहना नदी नेपाल से आने वाली दूसरी नदियों के साथ मिलती है। सिकरहना नदी बेतिया जिला में चौतरवा के नजदीक से निकलती है और धीरे धीरे वो आगे जाकर बूढ़ी गंडक में बदल जाती है और बूढ़ी गंडक को उत्तर बिहार का शोक भी कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते और तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त जो आप तस्वीर दिख रहे हैं, ये हम चंपारण की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे आप दो नदियों के संगम को देख रहे होंगे कि दो नदी मिलती दिख रही है। ये मात्र सिर्फ दो नदी की तस्वीर नहीं है, ऐसे ऐसे कई छोटी छोटी नदियां जो नेपाल से निकलती हैं वो सिकरहना नदी में आकर मिलती है। और जब बरसात का मौसम आता है तो नेपाल में अगर तेज बारिश होती है तो जो नेपाली नदियां आके सिकरहना नदी में मिलती है, जो धीरे धीरे आगे जाकर बूढ़ी गंडक में बदल जाती है, उत्तर बिहार के कई जिलों को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। सिकरहना या बूढ़ी गंडक नदी से बिहार में तबाही कब तक होगी,
इस बारे में भाजपा के राज्यसभा सांसद जो इसी इलाके से आते हैं कहते हैं कि जब तक नदियों को रोका नहीं जाएगा और तटबंध नहीं बनाए जाएंगे तब तक यही हाल रहेगा। देखिए, इसका परमानेंट सोल्यूशन एक ही है कि जो प्रमुख नदी है उसके दोनों तरफ से बांध की निर्माण करना। और एक योजना बहुत अटल जी के समय में था कि सब नदियों को जोड़ने का। अगर वो योजना लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से बहुत सा सुधार हो जाएगा। पहाड़ से सटे होने का दुर्भाग्य कहिए इसको कि थोड़ा भी पानी होता है तो बाढ़ का रूप ले ही लेता है, बहुत गति में पानी आता है। इस साल तो समय से पहले बारिश शुरू हो गया है और समय से पहले बाढ़ भी आना शुरू हो गया है। यही मांग पिछले न जाने कितने दशकों से की जा रही है। विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि नदियों की नेटवर्किंग और बांध के जरिए उत्तर बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है। लेकिन हर साल आने वाले इस जल प्रलय के निदान के नाम पर अब तक हुआ कुछ भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो क्या है बूढ़ी गंडक नदी की भौगोलिक स्थिति और कैसे नेपाल की सोमेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली धारा बिहार में सिकरहना कहलाती है और नेपाल से आने वाली कई जलधाराओं से मिलकर बिहार में प्रलयकारी बूढ़ी गंडक बन जाती है। इस रिपोर्ट में देखिए। बूढ़ी गंडक नदी एक पुरानी जलधारा है। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक माने जाने वाली गंडक नदी का प्रतिरूप भी माना जाता है। बूढ़ी गंडक को सिकरहना नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार में गंडक नदी के समानांतर बहती है। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम मूल रूप से नेपाल की सोमेश्वर पहाड़ी से होता है। इसके बाद बिहार के पश्चिम चंपारण में रामनगर और बगहा के बीच स्थित चौतरवा चौर से बिहार में प्रवेश करती है। अपने 320 किलोमीटर के सफर में ये नदी बिहार के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया समेत कई अन्य जिलों से होकर गुजरती है। अपनी यात्रा की शुरुआत में यह नदी पहले 56 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ती है। दक्षिण पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बहते हुए बूढ़ी गंडक आगे बढ़ती है। यहाँ से यह नदी समस्तीपुर और बेगूसराय पहुँचती है, जहाँ यह सर्पिले आकार में बहने लगती है। इसी आकार में बहते हुए यह मुंगेर के पूर्वोत्तर में खगड़िया में गंगा नदी में समा जाती है। गंगा नदी से मिलने के साथ ही इस ऐतिहासिक नदी का घुमावदार सफर समाप्त हो जाता है। बूढ़ी गंडक को उत्तर बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी माना जाता है। यह गंगा की एक सहायक नदी है और इसे उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जाना जाता है। रामनगर में सोमेश्वर की श्रेणियों से निकलने के बाद यह नदी सिकरहना के नाम से जानी जाती है, लेकिन अपने मार्ग में तिऊर नदी से मिलने के बाद इसे बूढ़ी गंडक नदी कहा जाने लगता है। इसके बाद यह नदी मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में प्रवेश करती है। बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई 320 किलोमीटर और जलागम क्षेत्र 12,021 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 9,601 वर्ग किलोमीटर एरिया बिहार में और बाकी एरिया नेपाल में आता है। बूढ़ी गंडक नदी उत्तरी बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटती है। इसकी धारा का बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। मसान, बाणगंगा, पंडई और मनियारी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।